Hi everyone, I am Shivani and today we are going to talk about translation. But before we start our topic, it's important to understand some basic term and these basic concepts help us understand translation more easily. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा डिस्कवर किया है क्रिक ने एंड डीएनए से अगर डीएनए की फॉर्मेशन होती है तो उसे रेप्लिकेशन कहा जाता है एंड डीएनए से आरएनए, एमआरएनए या एचएनआरएनए की फॉर्मेशन होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड फर्दर अगर आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ये गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन रोअर सार्कोमा वायरस में इन्होंने ये टर्म दी है, RSV इसे कहा जाता है। एंड एंजाइम इसमें जो रिक्वायर्ड होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उसे टेमिनिज्म कहा जाता है क्योंकि इसे टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। एंड बेसिकली इस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्रांसलेशन के बारे में, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, क्योंकि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले हम सम बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड टर्म दिया है जॉर्ज गेमाओ ने एंड वन कोडोन के अंदर 3 अमीनो एसिड से एक कोडोन की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल GUG, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है और ये तीसरा अमीनो एसिड। इन तीनों अमीनो एसिड से मिलाकर एक कोडोन की फॉर्मेशन होती है और ये कोडोन जो बनते हैं ये कोडोन प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए में। ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन, ये कोडोन हमेशा 3 ही अमीनो एसिड से बनते हैं इसलिए इसे ट्रिपलेट नेचर कहा जाता है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट नेचर में देखने को मिलते हैं। ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड इज गिवन बाय क्रिक। तो क्रिक ने दिया था ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड इन T4 बैक्टीरियोफाज में। फर्स्ट जो जेनेटिक कोड डिस्कवर किया गया था दैट इज UUU और ये कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए और इसे डिस्कवर किया था नैरनबर्ग ने। ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट। क्रैकिंग एंड डिस्फरिंग ऑफ कोडोन वाज डन बाय नैरनबर्ग, खोराना एंड मेथेन। इन 3 साइंटिस्ट ने क्रैक किया था कि 61 कोडोन जो होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो इसलिए इसे क्रैकिंग एंड डिस्फेरिंग ऑफ कोडोन कहा जाता है। नेक्स्ट इज नैरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम दिया है इन विट्रो में, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेल फ्री सिस्टम इन विट्रो। सेल फ्री का मतलब है सेल के बाहर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसे प्रपोज किया था नैरनबर्ग ने। इन्होंने एक ट्यूब ली, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें डाली जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि राइबोसोम डाला। इसी तरह से पॉली यू ये डालते हैं सबसे पहले। तो यू जब इन्होंने डाला तो ये देखते हैं कि ये यू जो है ये कोड कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में फिनाइल एलानिन, इन्हें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यू फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। सेकंड केस में इन्होंने पॉली सी डाला, पॉली सी का मतलब है सी इन्होंने डाला, तो इसमें इनको प्रोलिन अमीनो एसिड जो है प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है सी जो है वो प्रोलिन के लिए कोड करता है, ये अमीनो एसिड है। तो इस तरह से पॉली ए जब ये डालते हैं तो ए जो है वो लाइसिन के लिए कोड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो बनती है उसमें इन्हें लाइसिन देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ए लाइसिन के लिए कोड कर रहा है। और इसी तरह से जब ये पॉली जी डालते हैं तो जी जब ये डालते हैं तब इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ नहीं देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि जी जो है वो होमोपॉलीमर नहीं है, ये पॉली जी जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो जी के साथ ही बॉन्डिंग करता है, जिसे हॉगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इसमें इन्हें होमोपॉलीमर नहीं देखने को मिलते हैं। 3 ही केस में इन्हें होमोपॉलीमर देखने को मिलते हैं, जब ये यू डालते हैं या सी डालते हैं या ए डालते हैं, इन्हीं में इन्हें होमोपॉलीमर देखने को मिलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और जब ये पॉली जी डालते हैं तो इसमें इन्हें होमोपॉलीमर नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया था सेल फ्री सिस्टम में नैरनबर्ग ने।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हरगोविंद खुराना। फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रिपेयर किया कोपॉलीमर। तो इन्होंने कोपॉलीमर जो प्रिपेयर किया यू एंड जी का, इस तरह से इन्होंने यू एंड जी का पॉलीमर किया, यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी, इस तरह से इन्होंने कोपॉलीमर लिया और सेल फ्री कल्चर में इन्होंने इसको डाल दिया। तो इन्होंने जब सेल फ्री कल्चर में इसे डाला तो यू जी यू जी यू जी में ही डाला, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें जो कोडोन बनते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में बनते हैं। जो फर्स्ट अमीनो एसिड बनता है दैट इज़ यू जी यू बनेगा, और सेकंड जो अमीनो एसिड बनेगा वो जी यू जी बनेगा, एंड इसके बाद फिर से यू जी यू देखने को मिलता है, एंड देन उसके बाद जी यू जी। इस तरह से अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन में रीड किया जाता है। तो जो प्रोटीन यहाँ बनती है, ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड बना है यू जी यू, ये सिस्टीन के लिए कोड करता है, एंड सेकेंड इन्हें वैलिन देखने को मिलता है, जी यू जी वैलिन के लिए कोड करता है, एंड अगेन इन्हें सिस्टीन वैलिन, इस तरह से ये प्रोटीन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वो ओका। सर्वो ओका ने कहा था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, इसे आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म करता है प्रोटीन इन सेल फ्री कल्चर सिस्टम में। जो सेल फ्री सिस्टम होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो करता है वो ये एंजाइम करता है। इसे पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये एंजाइम किसने दिया था, इसे ओका एंजाइम भी कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ओका एंजाइम किसे कहा जाता है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम को कहा जाता है ओका एंजाइम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन दिया था एच जी खुराना ने, और इन्होंने जो आर्टिफिशियल जीन बनाया था दैट इज सुप्रेसर टी इन ईस्ट में। इसे सुप्रेसर टी कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इसका डिफरेंट नाम होता है। 207 बेस पेयर लॉन्ग ये होता है। तो सुप्रेसर टी आरएनए दिया था एच जी खुराना ने, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन है। जेनेटिक कोड की हम बात करें तो जेनेटिक जो कोडोन फॉर्म होते हैं 64 कोडोन ये फॉर्म होते हैं, और 20 अमीनो एसिड के लिए ये 64 कोडोन जो हैं वो कोड करते हैं, जिनमें से 61 कोडोन जो होते हैं उन्हें सेंस कोडोन कहा जाता है, और जो 3 कोडोन होते हैं इन्हें नॉनसेंस, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन कहा जाता है। तो ये जो 61 कोडोन हैं जिन्हें सेंस कोडोन कहा जाता है, इसमें एक स्टार्टिंग कोडोन होता है, जैसे कि AUG जो है वो स्टार्टिंग कोडोन होता है और ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, और जो बाकी 60 कोडोन होते हैं वो नॉर्मल देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो 3 कोडोन होते हैं वो नॉनसेंस कोडोन इन्हें कहा जाता है, स्टॉप कोडोन कहा जाता है और टर्मिनेशन कोडोन कहा जाता है। तो ये 3 कोडोन हैं दैट इज UAA, UAG एंड UGA। इन तीनों को हम याद रखेंगे क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से स्टॉप कोडोन है। तो इस तरह से 64 जो कोडोन है ये इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, 61 कोडोन एंड 3 कोडोन। 3 कोडोन जो है वो स्टॉप कोडोन है, एंड 61 में एक कोडोन स्टार्टिंग कोडोन होता है और बाकी 60 जो हैं वो नॉर्मल देखने को मिलते हैं। तो ये जो 64 कोडोन होते हैं इनमें जो इन्वॉल्व होते हैं 20 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। 20 अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास अमीनो एसिड अप्रॉक्सीमेटली 300 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड ही हमें देखने को मिलते हैं। और ये 20 अमीनो एसिड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमारी बॉडी की प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड भी होते हैं जो नॉन प्रोटोजेनिक होते हैं, जैसे कि यूरिया साइकिल जो होती है उसमें देखने को मिलते हैं, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं गावा, ये भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बॉडी की प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टिंग कोडोन। तो स्टार्टिंग कोडोन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो हमें स्टार्टिंग कोडोन देखने को मिलता है दैट इज AUG, और AUG जो है वो स्टार्टिंग कोडोन करता है, जैसे ये स्टार्टिंग कोडोन की तरह एक्ट करता है तो ये कोड करता है फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन के लिए कोड करता है AUG। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग कोडोन में नहीं है, बीच में कभी हमें देखने को मिलता है, कम आफ्टर इनिशिएशन, मतलब बीच में अगर ये कहीं देखने को मिलता है तो नॉर्मल मिथ्योनिन के लिए ये AUG कोड करता है। इन केस अगर AUG प्रेजेंट नहीं है तो GUG भी दो तरह से काम करता है, ये ड्यूल फंक्शन करता है। एक ये एक्ट एज ए इनिशिएशन कोडोन भी एक्ट करता है, मिथ्योनिन के लिए ये कोड करता है। अगर इन केस AUG स्टार्टिंग कोडोन नहीं है तो GUG भी स्टार्टिंग कोडोन काम करता है।
लेकिन ये GUG नॉर्मली जो कोड करता है वो वैलिन के लिए ये कोड करता है। तो इस तरह से एक्सेप्शन में हम इसे याद रखेंगे, GUG जो है वो ड्यूल फंक्शन शो करता है। ये एक्ट एज ए इनिशिएशन कोडोन की तरह भी काम करता है और नॉर्मली ये वैलिन के लिए कोड करता है, ये मिथ्योनिन के लिए कोड नहीं करता। नॉर्मली ये कोड वैलिन के लिए करता है। तो इसके ड्यूल फंक्शन होते हैं। ये हमने देखा प्रोकैरियोट के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोट के केस में स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है। तो यूकैरियोटिक के केस में ऑलवेज AUG ही स्टार्टिंग कोडोन होता है। यही ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। और ये जो स्टार्टिंग कोडोन होता है, ये कोड जिसे हम मिथ्योनिन कहते हैं, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो मिथ्योनिन जो है वो AUG के लिए कोड करता है कोडोन की। प्रोकैरियोट में भी AUG होता है और यूकैरियोट में भी AUG होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में AUG अगर स्टार्टिंग कोडोन है तो ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो हम याद रखेंगे इस तरह से MET-F अगर हमें देखने को मिलता है तो हम इसे देख के ही पहचान सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट के लिए कोड कर रहा है। और अगर हम सिंपल मिथ्योनिन देखने को मिलता है तो ये यूकैरियोट के लिए कोड करता है। और अगर बीच में हमें मिथ्योनिन देखने को मिलता है तो उसे नॉर्मल मिथ्योनिन कहा जाता है। और GUG भी दो तरह के फंक्शन करता है, ये हमने डिस्कस किया। नॉर्मली ये वैलिन के लिए कोड करता है, लेकिन अगर AUG इनिशिएशन नहीं करता है तो ये GUG भी मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड के फीचर्स को। फर्स्ट, ये कॉमालेस होते हैं। इस तरह से RNA जो mRNA होता है इसके ऊपर हमें ये कोडोन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास कोडोन है और कोडोन के अंदर हमें अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। 3 अमीनो एसिड से मिलकर एक कोडोन बनता है। तो ट्रिपलेट नेचर ये होता है इन कोडोन का। कॉमालेस होता है, इनमें हमें कोई कॉमा नहीं देखने को मिलता है। तो कोडोन के बीच में, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट कोडोन है GCU, तो GCU में हमें कॉमा नहीं देखने को मिल रहा है। कॉमालेस होते हैं, ये ट्रिपलेट होती हैं। 3-3 के पेयर में ही हमें सभी कोडोन देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। एंड स्पेसिफिक होते हैं। 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। जैसे ये कोडोन 1 है GCU, ये कोड करता है एलेनिन के लिए। एंड सेकेंड कोडोन की बात करें ACG, ये कोडोन करता है थ्योरनिन के लिए। इस तरह से एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन अभी हमने डिस्कस किया है GUG। अगर ये इनिशिएशन होता है तो ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर सकता है, लेकिन ये वैलिन के लिए वैसे कोड करता है। तो इस तरह से हमने इसका केस भी, एक्सेप्शन भी लर्न किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल ये कोडोन होते हैं। कोडोन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड फ्रॉम बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कोडोन है ये सभी ऑर्गेनिज्म में हमें यूनिवर्सली सेम ही देखने को मिलते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डिजेनरेसी और रिडेंसी। 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोडोन में ही कोड करता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन हम लर्न करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या सिलिएट होते हैं, सम सिलिएट जैसे कि प्रोटोजोन्स होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है फॉर एग्जाम्पल UGA। ये UGA जो है नॉर्मली स्टॉप कोडोन होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप्ड कोडोन नहीं होता है, वहाँ ये ट्रिप्टोफैन होता है। कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, एरोमेटिक होता है और ऑक्सीजन के लिए ये प्रिकर्सर भी होता है ट्रिप्टोफैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में UGA जो है वो कोड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए और नॉर्मली ये स्टॉप कोडोन होता है। इसी तरह से AGG या AGA नॉर्मली ये आर्जिनिन के लिए कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडोन होता है। तो स्टॉप कोडोन जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिलता है दैट इज AGG या इसे हम AGA भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉवल हाइपोथेसिस। इसे दिया था क्रिक ने। tRNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ मॉडल इसे कहा जाता है, 2D मॉडल इसे कहा जाता है। हॉले ने इसे दिया था ईस्ट एलेनाइन tRNA भी इसे कहा जाता है, ईस्ट में इन्होंने दिया था ये। अगर tRNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें D लूप देखने को मिलता है, T5 लूप देखने को मिलता है, एंटीकोडोन लूप देखने को मिलता है और इस तरह से ये एक और लूप देखने को मिलता है हमें। और इसमें 5' एंड होता है एंड 3' एंड होता है। और जो 3' एंड होता है यहाँ अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ अमीनो एसिड जो है इसके साथ अटैच्ड होते हैं। और जो इसका एंटीकोडोन रीजन होता है, यहाँ हमें जो एंटीकोडोन लूप देखने को मिलती है, यहाँ हमें एंटीकोडोन देखने को मिलते हैं। तो एंटीकोडोन हमें देखने को मिलते हैं tRNA में और mRNA में हमें देखने को मिलते हैं कोडोन।
तो इस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं। mRNA में हमें कोडोन देखने को मिलते हैं और tRNA में हमें एंटी कोडोन देखने को मिलते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 64 कोडोन या 61 कोडोन होते हैं जो कोड करते हैं, लेकिन टीआरएनए में हमें ओनली 41 टाइप ही देखने को मिलते हैं। नीड ऑफ वन, हमें 61 टीआरएनए की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे पास 61 कोडोन है। अगर इन्हें 61 कोडोन को अगर हमें कोड करना है तो हमें टीआरएनए में भी 61 ही कोडोन की ज़रूरत होती है, लेकिन 61 में हमें ओनली 41 टाइप ही देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम एंटी कोडोन की बात करें या कोडोन की बात करें तो एंटी कोडोन की फर्स्ट पोजीशन ये हमारे पास टीआरएनए है और टीआरएनए में ये हमारे पास 3' एंड है और ये 5' एंड है, और ये हमारे पास एमआरएनए का 5' to 3' एंड है। जब भी हम कोडिंग पढ़ते हैं 5' to 3' एंड ही पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर जो कोडोन होगा यहाँ का वो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है, और अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर वो थर्ड हमें देखने को मिलेगा क्योंकि 3 कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 1 2 3। तो एमआरएनए से अगर हम शुरू करते हैं कोड को पढ़ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड जो है कोडोन वो मैच करेगा। अगर टीआरएनए का भी अगर हम स्टार्ट करते हैं 5' से तो इसका अगर फर्स्ट है तो एमआरएनए का वो थर्ड हमें देखने को मिलेगा। तो एंटी कोडोन का फर्स्ट और कोडोन का थर्ड पोजीशन के साथ जो है वो बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन मेक नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, जिसे हम वोवल पोजीशन कहा जाता है या डांसिंग एंड प्लेइंग कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ए होता है, ए यू के लिए कोड करता है, सी जी के लिए करता है, जी जो है वो दो तरह से कर सकता है, सी के लिए भी कर सकता है और यू के लिए भी कर सकता है। इस तरह से अगर एंटीकोडोन जी हमारे पास है तो ये सी के लिए कोड भी कर सकता है और यू के लिए भी कोड कर सकता है। सी के लिए करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ए और सी है तो ए जो है वो जी के लिए करेगा, सी जो है वो जी के लिए करेगा। ये दोनों के लिए दोनों टाइम हमें सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो जी है वो सी के लिए भी कर रहा है, यू के लिए भी कर रहा है। यहाँ हमें ये डांसिंग देखने को मिलती है, मतलब ये यू जी सी भी देखने को मिल सकता है, यू जी यू भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इसे वोवल हाइपोथेसिस को हम डांसिंग और प्लेइंग भी कहते हैं। इस तरह से एक कोड जो है वो 2 कोडोन के लिए कोड कर सकता है। तो इसीलिए जो 41 टाइप ऑफ टीआरएनए के टाइप हैं वो 61 कोडोन के लिए कोड कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें देखने को मिलता है, इसे हम वोवल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। आरएनए प्लस आर प्रोटीन से ये मिलकर बनता है। इस तरह से हमारे पास राइबोसोम होता है और ये इसकी लार्जर यूनिट देखने को मिलती है एंड ये इसकी स्मॉलर यूनिट देखने को मिलती है। और ये लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट जो हैं वो दोनों ज्वाइन होती हैं Mg पॉजिटिव की हेल्प से। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की हेल्प से जो है ये यूनिट अटैच्ड होती हैं और इन राइबोसोम्स में यहाँ हमें देखने को मिलती है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर हम बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं 2 तरह के, 70S टाइप ऑफ एंड 80S टाइप राइबोसोम होते हैं। और ये राइबोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट हमें 70S देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट में हमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलते हैं। 70S राइबोसोम फर्दर हमें 30S एंड 50S देखने को मिलते हैं। 30S में हमें 16S rRNA देखने को मिलता है एंड 50S में हमें 5S rRNA 23S rRNA देखने को मिलता है। इसी तरह से 80S RNA की बात करें तो इसमें हमें 40S एंड 60S देखने को मिलते हैं। 40S में फर्दर हमें 18S rRNA देखने को मिलता है एंड 60S में हमें 5S rRNA, 5.8S rRNA, 28S rRNA देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये RNA जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स की बात करें, जो ये S होता है ये डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसे हम सेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं और 10⁻⁻13 सेकेंड ये होती है। और 16S rRNA एंड 18S rRNA जो हैं इनका यूज़ किया जाता है। जो 16S rRNA है एंड 18S rRNA है इनका यूज़ किया जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी के लिए। इवोल्यूशन में इनकी जो स्टडी होती है उसमें इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम स्ट्रक्चर, और राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें 3 साइट देखने को मिलती है।
इस तरह से राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये लार्जर यूनिट होती है और ये स्मॉलर यूनिट होती है, और इसमें हमें साइट देखने को मिलती है। इसे कहा जाता है ई साइट। ई साइट को एग्जिट साइट कहा जाता है। दिस इज द पी साइट, और पी साइट को पेप्टाइडल साइट कहा जाता है। एंड ए साइट, और ए साइट को अमीनो असाइल साइट कहा जाता है। इस तरह से ये साइट हमें राइबोसोम स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है ये साइट्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पी साइट के बारे में। इसे पेप्टाइडल साइट कहा जाता है। बाइंड विद फर्स्ट चार्ज टीआरएनए। तो इस तरह से जो चार्ज टीआरएनए होता है वो बाइंड करता है इस पी साइट पे। पी साइट पे सबसे पहले चार्ज टीआरएनए बाइंड करता है एंड ऑल्सो कंटेन स्टार्ट कोडोन, और इसमें जो है वो स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है, दैट इज मिथ्योनिन। तो ये मिथ्योनिन जो है इस टीआरएनए से यहाँ पर पी साइट में अटैच्ड हो जाता है। तो मिथ्योनिन जो है वो पी साइट में अटैच्ड होता है। देन इसके बाद हम ए साइट की बात करें, जिसे अमीनो असाइल साइट कहा जाता है। इनकमिंग चार्ज टीआरएनए आफ्टर इनिशिएट टीआरएनए कम्स इन ए साइट। जैसे ही यहाँ पे टीआरएनए जो है वो पी साइट पे इनिशिएट हो गया है, जो इनकमिंग टीआरएनए होंगे, अगले जो इनकमिंग टीआरएनए होंगे वो आएंगे ए साइट पे। तो ए साइट पे अगले इनकमिंग टीआरएनए आते हैं। जैसे फिनाइल एनानिन है वो अटैच्ड हुआ ए साइट पे। अब ये फिनाइल एनानिन ए साइट से होता हुआ पी साइट पे जाएगा। तो मिथ्योनिन जो अटैच था इसमें, और ये ए साइट से पी साइट में जैसे ही फिनाइल एनानिन आया, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन की ये फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अगला जो टीआरएनए है वो भी अटैच्ड होगा, इनिशिएट होगा ए साइट पे। जैसे कि आर्जिनिन इससे आया है, ये आर्जिनिन ए साइट पे अटैच होता है, देन ये पी साइट में जाता है, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म्ड होती है। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई साइट, जिसे एग्जिट साइट कहा जाता है। डी असाइलेटेड टीआरएनए। टीआरएनए हैव नो अमीनो एसिड। अब जब टीआरएनए के पास कोई अमीनो एसिड नहीं होगा तो उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा इस ई साइट से। तो एग्जिट जो देखने को मिलता है वो ई साइट से हमें देखने को मिलता है। तो ये था राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हमें ये 3 साइट देखने को मिलती है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमीनो एसिड जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज़ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सभी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस ये आर ग्रुप ही वेरी करता है। तो सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड एक तरफ जो है वो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एंड एक तरफ जो है इस तरह से अमोनिया अटैच्ड होता है, NH3 अटैच्ड होता है, एंड वन साइड जो है वो ये वेरिएबल आर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड का वेरी करता है। तो इस तरह से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सेकेंड बात करते हैं टीआरएनए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये कैरी करता है इस अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड जो यहाँ पर होता है इसे कैरी करने का काम ये टीआरएनए करता है। ये हमारे पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो 3' एंड होता है यहाँ अमीनो एसिड की अटैचमेंट होती है, और इस 3' एंड पे जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस ग्रुप को हम इस तरह से रीड करते हैं। यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज CCA। जब भी हम कभी रीडिंग करते हैं तो 5' to 3' एंड करते हैं। तो इस तरह से 3' एंड पे जब हमें जो ग्रुप देखने को मिलता है उसको हम रीड करते हैं, तो हम इस तरफ से इसको रीड करते हैं। तो CCA ग्रुप हमें 3' एंड पे देखने को मिलता है। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं, और ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं कोडोन रीजन। तो जो कोडोन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ GAG कोडोन है, इस कोडोन का एंटी कोडोन जो है वो टीआरएनए पे प्रेजेंट है। देन ये टीआरएनए जो है, अगर ये एंटी कोडोन इसके लिए कोड कर रहा है तो यहाँ पे टीआरएनए की अटैचमेंट होती है, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट किस तरह से ये प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पर ये एंटी कोडोन कोडोन से मैच करता है। तो यहाँ हमें टीआरएनए की ज़रूरत होती है एंड एमआरएनए की ज़रूरत होती है। देन इसके बाद राइबोसोम की ज़रूरत होती है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं एंड एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ATP या GTP। ATP की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हमें देखने को मिलता है। तो ट्राईफॉस्फेट का मतलब है 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच्ड होते हैं, और एडेनिन जो अटैच्ड होता है वो राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर में, और इस तरह से ATP का जो स्ट्रक्चर होता है
एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एटीपी या जीटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से एडिनोसिन जो ग्रुप होता है, एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस होता है, वो अटैच्ड होता है शुगर की फर्स्ट कार्बन जो होती है उसके साथ अटैच्ड होता है, एंड जो फिफ्थ कार्बन होती है वहाँ अटैच्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ अटैच्ड होते हैं, इसे कहा जाता है एटीपी। तो इस तरह से हमें एटीपी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं ग्रुप्स, वो हमें ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है ये साइटोसोल में चलती है। इन केस ऑफ यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में हमने देखा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वहाँ देखने को हमें मिलती है, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए जो प्रोसेसिंग हुई है। इस तरह से हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेसेस होती हैं। इस तरह से डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन यूकैरियोट में इस एमआरएनए की प्रोसेसिंग भी होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग जो होती है ये हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियस के अंदर। देन ये न्यूक्लियस से फिर साइटोसोल में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल। देन इसके बाद साइटोसोल में जब ये पहुंचता है फिर इसकी ट्रांसलेशन जो है वो होती है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली होती है। ट्रांसक्रिप्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें ये देखने को मिलती है यूकैरियोट के केस में। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में को ट्रांसक्रिप्शनली हमें देखने को मिलता है, मतलब कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है वो साइटोसोल में होता है, एंड देन जो एमआरएनए फॉर्म होता है वो भी साइटोसोल, मतलब कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेसेस होती हैं वो साइटोसोल में ही होती हैं। और प्रोकैरियोट्स में हमें प्रोसेसिंग नहीं देखने को मिलती है। तो आरएनए प्रोसेसिंग इसमें नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, इसमें कैपिंग और टेलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑलरेडी साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस अलग से है और साइटोसोल अलग से, इस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, और इसमें आरएनए प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्रांसलेशन जो है फिर साइटोसोल में ही इसकी कंटिन्यू चलती है। तो को ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब है जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो रही है उसके साथ साथ ही यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही यहाँ पर होती है ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन भी होती है क्योंकि आरएनए प्रोसेसिंग करवानी होती है, कैपिंग और टेलिंग होती है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलती है वहां पर ट्रांसलेशन। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली हमें ट्रांसलेशन देखने को मिलती है, और इन केस ऑफ यूकैरियोट को ट्रांसक्रिप्शनली, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही हमें प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट 4 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अमीनो असाइलेशन देखने को मिलता है, सेकंड इज चेन इनिशिएशन, थर्ड इज चेन इलोंगेशन एंड फोर्थ इज चेन टर्मिनेशन। ये 4 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। इन 4 स्टेप्स के अंदर हमें मेजरली और स्टेप्स भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें अमीनो असाइलेशन, जिसमें चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड एंड टीआरएनए हमें देखने को मिलती है, मतलब कि अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए पे अटैच्ड होता है और टीआरएनए की चार्जिंग करता है। तो फर्स्ट हमें ये देखने को मिलता है। सेकेंड है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन जो इनिशिएशन का रोल प्ले करते हैं वो फैक्टर हैं, दैट इज IF1, IF2 एंड IF3 फैक्टर जो है वो चेन इनिशिएशन में हमें देखने को मिलते हैं। चेन इलोंगेशन में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं दैट इज EFTS, EFTU एंड EFG। एंड चेन टर्मिनेशन की बात करें तो इसमें हमें रिलीजिंग फैक्टर देखने को मिलते हैं, दैट इज RF1, RF2 एंड RF3। एंड इसमें रोल ऑफ RRF जो है राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर का भी रोल हमें देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है हमारा अमीनो असाइलेशन। अमीनो असाइलेशन जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें फर्दर हमें 2 स्टेप देखने को मिलते हैं, एडिनाइलेशन एंड सेकेंड इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एडिनाइलेशन का मतलब है सबसे पहले अमीनो एसिड को भी चार्ज करना पड़ता है। जब अमीनो एसिड चार्ज होगा तभी वो चार्ज कर सकता है टीआरएनए को भी। तो इस तरह से हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें जो बीच में हमें साइटोसोल में बहुत सारे अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। फ्री अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं, इन्हें हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो अमीनो एसिड जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उन्हें एक्टिव करती है एटीपी।
इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम की हेल्प से, जिससे कि अमीनो एसिड जो हैं यहाँ से एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। अगर हम वहाँ से 2 फॉस्फेट रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड ये अमीनो एसिड फिर इस एएमपी के साथ ज्वाइन हो जाता है, जिससे कि ये अमीनो एसिड जो है वो चार्ज हो जाता है। तो इस अमीनो एसिड एएमपी को हम कहते हैं अमीनो असाइल एएमपी। इस तरह से हम स्ट्रक्चर अगर देखें, ये हमारे पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सी होता है, एच, COH, NH3 और R ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके साथ एडेनिन जुड़ा होता है, सेकंड में OH, थर्ड में OH, एंड जो फिफ्थ होती है कार्बन उसके साथ ये फॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ से 2 फॉस्फेट जो हैं वो हट जाते हैं और इसकी जगह यहाँ अटैचमेंट हो जाती है इस ग्रुप की। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इस तरह से CH, NH3 और R, और जो इसका COOH है यहाँ से OH जो है वो रिमूव हो जाता है, ये CO जो है इस फॉस्फेट के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग शो कर देता है। तो COO फॉस्फेट के साथ हमें ये अटैचमेंट फिर देखने को मिलती है। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है और दिस इज द अमीनो असाइल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो अमीनो एसिड है अब ये एक्टिव अमीनो एसिड है। तो इस तरह से सबसे पहले जो है वो चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड की जाती है। अब चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड हो गया है, अब हमने चार्जिंग करना है टीआरएनए की। तो टीआरएनए की चार्जिंग जो है ये अमीनो एसिड करता है। सेकेंड स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है जिसका जो 3' एंड होता है यहाँ पर CCA अटैच्ड होता है। ये A जो है ये एडेनिन ही होता है। तो यहाँ इस 3' एंड पे अमीनो असाइल AMP जो है वो अटैच्ड करता है विद द हेल्प ऑफ अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। जब ये यहाँ अटैच्ड हो जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए AMP की फॉर्मेशन यहाँ होती है। तो ये चार्ज टीआरएनए से कहा जाता है। किस तरह से ये होती है चार्जिंग? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 3' एंड की बात करें, ये हमारे पास टीआरएनए का 3' एंड है जिसमें कि एडेनिन हमारे पास अटैच्ड है। तो ये जो एडेनिन होता है इस एडेनिन का स्ट्रक्चर हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एडेनिन जो है यहाँ पे एडेनाइन ट्राईफॉस्फेट ही है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी एक फर्स्ट कार्बन से एडेनिन अटैच्ड होता है एंड फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट अटैच्ड होता है। इस तरह से यहाँ फॉस्फेट अटैच्ड है। लेकिन इसमें जो OH जो अटैच्ड होते हैं सेकंड और थर्ड साइड पे वो फ्री OH होते हैं, क्योंकि ये एंड जो है वो लास्ट एंड होता है। 3' एंड इसका जो OH होता है वो फ्री होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो OH फ्री होता है इस OH के साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है अमीनो असाइल AMP। तो जो अमीनो असाइल AMP का स्ट्रक्चर था वही हमने यहाँ ड्रॉ किया है। इस तरह से अमीनो असाइल AMP का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास दैट इज C के साथ R ग्रुप, NH2, H एंड COOH। इस तरह से ये अटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड जो AMP है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसके साथ जुड़ा होता है उसका यहाँ पे रिलीज आउट हो जाता है। तो वो AMP यहाँ से रिलीज हो जाता है और अमीनो एसिड अमीनो असाइल ग्रुप ही इसके साथ यहाँ पे अटैच करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास टीआरएनए है और टीआरएनए की एडेनाइन ग्रुप के साथ यहाँ पर जो ग्रुप अटैच्ड होता है ये अटैच्ड ग्रुप है अमीनो असाइल का। तो अमीनो असाइल जो है टीआरएनए के साथ जो जुड़ा है यहाँ पर भी क्योंकि एडेनाइन ग्रुप अटैच होता है जिसे हम AMP कहते हैं। तो इस तरह से अमीनो असाइल टीआरएनए AMP की फॉर्मेशन होती है और यहाँ से एक AMP जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। इस तरह से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए फिर हो जाती है और जब ये चार्ज हो जाता है टीआरएनए देन यहाँ पर हमें वेरियस ग्रुप देखने को मिलते हैं इस 3' एंड पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ mRNA। mRNA का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इस तरह से 5' एंड हमें देखने को मिलता है एंड 3' एंड देखने को मिलता है। एंड इसमें जो प्रमोटर रीजन होता है वहाँ पर AUG अटैच्ड होता है एंड इसमें जो स्टॉप कोडोन होता है टर्मिनेशन वहाँ पे UAA अटैच्ड होता है। लेकिन इस प्रमोटर रीजन और 5' एंड के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है UTR। इसी तरह से स्टॉप कोडोन और 3' एंड के बीच के रीजन को भी UTR कहा जाता है। ये UTR 5' एंड का होता है तो इसे कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पे ट्रांसलेशन हमें नहीं देखने को मिलती है, इसे अनट्रांसलेशन रीजन कहा जाता है।
या इसे लीडर सीक्वेंस भी कहा जाता है। जो 3' एंड में यूटीआर होता है इसे यूटीआर 3' एंड भी कहा जाता है एंड ट्रेलर सीक्वेंस इसे कहा जाता है। इस तरह से ये यूटीआर रीजन प्रेजेंट होते हैं जहां ट्रांसलेशन नहीं होती है। यूटीआर रीजन नॉट ट्रांसलेटेड, ये ट्रांसलेटेड तो नहीं होते हैं बट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, लेकिन एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। यूटीआर रीजन जो है वो हमें 5' एंड पे भी देखने को मिलता है, 3' एंड पे भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे यूटीआर 5' एंड यूटीआर 3' एंड भी कहा जाता है। तो ये प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है दैट इज पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है जो एमआरएनए हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है उसमें वेरियस प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन होते हैं, बीच में स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होती है। इस तरह से एक सिस्ट्रोन इसे कहा जाता है। इसी तरह से इसमें हमें वेरियस प्रोमोटर और टर्मिनेटर और देखने को मिलते हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर जीन होती है, तो ये दूसरा सिस्ट्रोन है। इसी तरह से हमें और सिस्ट्रोन देखने, तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट की बात करें तो वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है इसमें हमें एक ही प्रमोटर और एक ही टर्मिनेशन और बीच में स्ट्रक्चर जीन देखने को मिलती है। इसमें एक ही सिस्टोन होता है इसलिए इसे मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। तो यूकैरियोट जो होते हैं वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं और प्रोकैरियोट जो है वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, उनमें एक जीन एंड मैनी पॉलीपेप्टाइड, जो एक जीन है, इस तरह से हमारे पास ये 1 जीन है और 1 जीन में हमें मैनी पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलते हैं। मैनी पॉलीपेप्टाइड का मतलब है इस तरह से ये यहाँ पर AUG रीजन है एंड स्टॉप कोडोन है, इन दोनों के बीच का एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग कोडोन एंड स्टॉप कोडोन, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से यहाँ पर मैनी पॉलीपेप्टाइड जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। और दूसरी केस अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसमें एक जीन पे हमें एक ही पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलता है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड होता है यूकैरियोट में। और इसी तरह से बात करें जो स्टार्टिंग कोडोन होता है वहाँ राइबोसोम की अटैचमेंट होती है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन तो हमें वेरियस देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट के केस में। तो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। तो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट के केस की अगर हम बात करें तो एक mRNA पे एक ही हमें देखने को मिलता है राइबोसोम, और अगर एक ही राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होता है तो उसे मोनोराइबोसोम कहा जाता है। तो यूकैरियोट में हमें मोनोराइबोसोम देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की जाती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। सेकेंड स्टेप हम डिस्कस करते हैं दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्दर हमें वेरियस स्टेप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले चेन इनिशिएशन में होता है स्कैनिंग ऑफ mRNA बाय स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट। तो इस तरह से हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम की लार्जर यूनिट होती है और ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट होती है। तो ये स्मॉलर जो यूनिट होती है ये mRNA की स्कैनिंग करती है। तो सबसे पहले स्कैनिंग mRNA की होती है। तो mRNA का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट है, 5' एंड है एंड 3' एंड है, और ये mRNA है प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के mRNA पे हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, 7 न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस होता है और ये हमें लर्न होना चाहिए। इसे सिन-डेल-गैरेनो सीक्वेंस भी कहा जाता है और ये सीक्वेंस है AGG-AGGU। ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है mRNA में, और इसी का एंटीकोडोन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है जो राइबोसोम का 30S यूनिट होता है। इस 30S यूनिट की सब यूनिट होती है 16S rRNA। इस 16S rRNA में हमें इसका एंटी देखने को मिलता है। तो एंटी साइन डेल ग्रेनो सीक्वेंस जो है इस राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, दैट इज इसका अपोजिट हुआ UCC-UCC-A। ये सीक्वेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये होता है प्रोकैरियोट के केस में। इसी तरह यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोटिक जो mRNA होता है उसमें हमें कोजैक सीक्वेंस देखने को मिलता है। कोजैक सीक्वेंस जो होता है वो यूटीआर रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज ACC-AUG से हम इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्कैनिंग ऑफ mRNA। तो mRNA के इस सीक्वेंस की स्कैनिंग करता है राइबोसोम के यूनिट, और ये स्कैन जब करता है स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट करती है। स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट है 30S जिसके अंदर होता है 16S rRNA, ये स्कैन करता है। देन इसके बाद इस
साइन डेल्गेरेनो सीक्वेंस को हम एसडी सेगमेंट कहेंगे और एंटी साइन डेल्गेरेनो सीक्वेंस को हम एएसडी सेगमेंट कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में फिर बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे ही ये स्कैन करता है, ये स्मॉलर सब यूनिट इसको स्कैन करता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग फिर हो जाती है। बॉन्डिंग बिटवीन एसडी सेगमेंट ऑफ एमआरएनए एंड एएसडी सेगमेंट ऑफ 16S आरएनए, जो 30 सब यूनिट का सब टाइप है, उसमें हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग प्रमोट करता है, प्रमोटेड बाय IF3 Mg जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग में हेल्प करता है Mg2 पॉजिटिव जो है वो हेल्प करता है एंड IF3। तो यहाँ पर हमें ये फैक्टर देखने को मिलता है, बॉन्डिंग इज प्रमोटेड बाय IF3 एंड Mg। तो mRNA जो है वो 13 सब यूनिट से ज्वाइंट हो जाता है। इस तरह से ये इनकी ज्वाइनिंग जो होती है वो IF3 करता है एंड Mg2 पॉजिटिव करता है। ये यहाँ पर बॉन्डिंग इनकी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसे 30S mRNA कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। तो इस तरह से चेन इनिशिएट होती है। इसी में अगर हम बात करें, ए साइट ब्लॉक्ड बाय IF1 एंड ई साइट इज ब्लॉक्ड बाय IF3। जो इसकी ई साइट होती है और जो ए साइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है बाय, इसे ब्लॉक करता है, जो ई साइट होती है उसे ब्लॉक करता है IF3 एंड ए साइड को ब्लॉक करता है IF1। जब ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं साइड, देन इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है। नाउ इनिशिएटर टीआरएनए, चार्ज जो टीआरएनए है उसके साथ मिथ्योनिन अटैच्ड होता है और वो फिर आता है कम्स इनटू पी साइड। तो पी साइड में वो आ जाता है क्योंकि जो ए और ई साइड होती हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं, वो बंद होती हैं। तो ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन टीआरएनए जो होता है, इस टीआरएनए में फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन होता है। ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन जो होता है स्टार्ट कोडोन होता है प्रोकैरियोट के केस में। तो ये यहाँ पर आता है क्योंकि एमआरएनए में AUG सीक्वेंस है और ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन जो है वो इस AUG के साथ बाइंड करता है और ये टीआरएनए जो है वो पी साइड पे सबसे पहले अटैच्ड होता है और इसे प्रमोट करता है IF2। तो IF2 जो है वो प्रमोट करता है यहाँ पर पी साइड में, क्योंकि तो ए साइड को IF1 ब्लॉक किया हुआ है एंड ई साइड को IF3 ब्लॉक किया हुआ है एंड पी साइड को प्रमोट करता है IF2, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज टीआरएनए जो है वो बाइंड करता है। नेक्स्ट स्टेप इसी में हमें देखने को मिलता है, एज सून एज पी साइट ऑक्युपाइड बाय टीआरएनए लार्ज सब यूनिट फिर हमें राइबोसोम में देखने को मिलती है। अभी तक हमने देखा था कि स्मॉलर सब यूनिट जो है वही अटैच्ड है। जैसे ही ये टीआरएनए जो है वो पी साइट में पहुंच जाता है, उसे ऑक्युपाई कर लेता है, देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है ये लार्जर सब यूनिट भी जो है वो अटैच्ड हो जाती है। और जैसे ही ये लार्जर सब यूनिट यहाँ अटैच्ड होती है और जो IF2 ने यहाँ इसे प्रमोट किया था पी साइट को, यहाँ पर भी एक GTP जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमें देखने को मिलता है चेन इलोंगेशन और इसमें वेरियस स्टेप होते हैं जैसे कि डीकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो फर्स्ट स्टेप है डीकोडिंग। डीकोडिंग में राइबोसोम सिलेक्ट करता है टीआरएनए हुज एंटीकोडोन इज कंप्लीमेंट्री टू कोडोन ऑफ ए साइट ऑफ एमआरएनए। दिस इज प्रूफ रीडिंग स्टेप mediated by decoding center present in 16S rRNA। मतलब इसका ये है कि जो डीकोडिंग स्टेप होता है, इस तरह से हमने देखा कि ये जो IF1 जो है वो ए साइट में प्रेजेंट था वो यहाँ से रिलीज हो जाता है और जो ई साइट पे IF3 था वो भी रिलीज हो जाता है। जब ये स्पेस यहाँ पर ये रिलीज हो जाते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। देन जो ERNA होता है, जो TRNA होता है, इस ए साइट पे जो कोडोन यहाँ पर एमआरएनए में कोडोन प्रेजेंट है GUG है, तो इसी GUG के एंटी कोडोन जो टीआरएनए में प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे बाइंड करेगा। जैसे कि वैलिन जो है वो एंटी कोडोन होता है इस GUG का, तो ये GUG का एंटी कोडोन टीआरएनए जो है बाइंड करेगा ए साइट पे। पी साइट पे मिथ्योनिन, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन बाइंड है और ए साइट पे फिर वैलिन बाइंड करता है और इसकी जो चेकिंग करता है कि सही सीक्वेंस यहाँ पे बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी प्रूफ रीडिंग करता है ये 16S RNA के अंदर प्रेजेंट होता है डीकोडिंग सेंटर। यहाँ पे 2 एडेनिन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें AA से डिनोट किया जाता है। तो 2 एडेनिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं कि जो सीक्वेंस यहाँ पे TRNA में है वो क्या mRNA के सीक्वेंस का एंटीकोडोन है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें इनहिबिटर भी देखने को मिलते हैं।
इनहिबिटेड, ये स्टेप जो इनहिबिटेड किया जाता है बाय कैरियोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो इस स्टेप को इनहिबिट भी करती है। तो इनहिबिटर जो होता है इस स्टेप के लिए दैट इज कैरियोमाइसिन। एंड नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक पैरोमाइसिन, ये भी इनहिबिट करता है प्रूफ रीडिंग स्टेप ऑफ डी कोडिंग सेंटर को। ये प्रूफ रीडिंग जो स्टेप होता है डी कोडिंग सेंटर का उसको इनहिबिट करता है एंटीबायोटिक पैरोमाइसिन। इंक्रीज एरर रेट ऑफ कोडोन, और इसकी वजह से जो एरर होता है वो हमें देखने को मिलता है, एंटी कोडोन मिस पेयरिंग अगर होती है तो ये हमें देखने को मिलती है ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक पैरोमाइसिन। नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसपेप्टाइडेशन। तो ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइडल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए पी साइट ऑन टू द अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए ऑफ ए साइट। इसका मतलब ये है कि जो टीआरएनए जिसमें फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन था उस टीआरएनए का फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ए साइट में और वो वैलिन के साथ जो है वो जुड़ जाता है। और जब ये टीआरएनए जो है इस तरह से यहाँ एम्प्टी होता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है एग्जिट साइट से। तो ये एग्जिट ई साइट पे ये ट्रांसफर हो जाता है टीआरएनए। ऐसे हम इसको छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये टीआरएनए है तो ये एग्जिट साइट पे आ जाता है और जो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन है वो ट्रांसफर हो जाता है वैलिन में और वैलिन से ये ट्रांसफर होता है टू द पी साइट। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म होती है। यहाँ जो एंजाइम यूज होता है इस ट्रांसफर करने के लिए दैट इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से होती है। ये यूनिट हमें देखने को मिलती है। और प्रोकैरियोट में जो लार्जर यूनिट होती है दैट इज द 23S RNA जो है वो 23S RNA लार्जर सब यूनिट हमें देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स के केस में। नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ tRNA A साइट एंड P साइट टू द P साइट एंड E साइट रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो चलता रहता है, मतलब कि जो पहले P साइट थी, P साइट से ये tRNA जो है वो यहाँ E साइट में ट्रांसफर हो जाता है और A साइट से जो है वो इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एग्जिट साइट होती है वो एम्प्टी tRNA को एग्जिट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन और वैलिन जो है वो A साइट पे प्रेजेंट थे अब वो P साइट में ट्रांसफर हो जाते हैं और P साइट पे हमें फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन एंड वैलिन देखने को मिलता है। देन इसमें अलग ग्रुप जो ए साइड पे आ जाता है, जैसे कि ये ग्रुप जो है वो ए साइड पे आता है। ए साइड पे जब ये जुड़ता है तो इसके साथ साथ ये क्या होता है, जो ये फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन और वैलिन है ये फिर से जो है वो ए साइड में जाएंगे और यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये जो एम्प्टी tRNA होगा ये एग्जिट साइट में चला जाएगा और इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो इसी तरह से चलती रहती हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस प्रोसेस को जो मीडिएट करता है दैट इज EFG फैक्टर जो है इसे करता है। तो EFG जो फैक्टर होता है वो हमें देखने को मिलता है एंड ट्रांसलोकेज एंजाइम देखने को मिलता है। लेकिन इस EFG फैक्टर को इनहिबिट करता है फिजिडिक एसिड जो है इस फैक्टर को इनहिबिट करता है। तो इसका इनहिबिटर होता है फिजिडिक एसिड। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन हमें तब देखने को मिलती है व्हेन ए साइट इज ऑक्युपाइड बाय एनी ऑफ द स्टॉप कोडोन। जो ए साइट होती है उसमें कोई स्टॉप कोडोन आ जाता है। स्टॉप कोडोन हमने 3 तरह के पढ़े हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन अगर आ जाता है ए साइट पे बाइंड When A site is occupied by any of the stop codon है, जो राइबोसोम की A साइट होती है उस A साइट पे हमें कोई स्टॉप कोडोन अगर देखने को मिलता है तो mRNA पे अगर कोई स्टॉप कोडोन जो है इस A साइट पे आ जाता है देन इसके बाद अकोमोडेशन बाय tRNA। तो tRNA जो है वो A साइट पे नहीं अटैच होता है और उसकी जगह यहाँ पर R फैक्टर अटैच हो जाता है। तो R फैक्टर जो है वो स्टॉप कोडोन के साथ अटैच्ड होता है। RF1 हमें देखने को मिलता है अगर UAA स्टॉप कोडोन है या UAG स्टॉप कोडोन है। RF2 फैक्टर हमें देखने को मिलता है अगर UGA है या UAG है। और RF3 हमें देखने को मिलता है, ये RF3 रिलीज कर देता है न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन को एंड प्रोटीन को। जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो लॉन्ग चेन बनी होती है उसको फिर रिलीज कर देता है ये RF3। नाउ RRF राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर जो है वो क्या करता है, राइबोसोम की जो इस तरह से लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होती है mRNA से अटैच्ड होती है इन्हें अलग अलग कर देता है। इस तरह से इन्हें भी ये अलग कर देता है। कॉज डी एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इस तरह से राइबोसोम की डिसोसिएशन हो जाती है। इस तरह से चेन टर्मिनेशन जो स्टेप होता है उसमें एक ATP का
या एक जीटीपी का यहाँ यूज़ होता है। तो ये है लास्ट स्टेप जो ट्रांसलेशन में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से चेन टर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन को इनहिबिटर जो करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्रोसेस को, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। ये इनहिबिट करता है अमीनो असाइल जो टीआरएनए सिंथेटेज होता है उसे इनहिबिट करता है टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो मिसलीडिंग करता है एमआरएनए कोडोन को। क्लोरोरेम्फिनिकोल जो है इनहिबिट करता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को। पैरोमाइसिन जो है इनहिबिट करता है डीकोडिंग सेंटर, जिसकी वजह से फिर एरर रेट जो है वो बढ़ जाता है। कैरोमाइसिन इनहिबिट करता है EFTU डिकोडिंग को। फिजिटिक एसिड या इरिथ्रोमाइसिन जो होता है ये इनहिबिट करता है EFG जो फैक्टर होता है उसे, जो ट्रांसलोकेशन फैक्टर हमें देखने को मिलता है उसे इनहिबिट करता है। तो इस तरह से ये वेरियस इनहिबिटर हमें देखने को मिलते हैं इस प्रोसेस में जो इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।